गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। लेसन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, छोटे मोटे पॉइंट्स बच रहे हैं। तो छोटे मोटे पॉइंट्स के बाद प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। क्लियर? तो लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों ने जो पढ़ा था, याद है आपको? तो हाइब्रिडाइजेशन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए थे, ओवरलैपिंग और मतलब ओवरलैपिंग मेन किया था हमने लास्ट सेशन में। क्लियर है? आज हम लोगों को याद है, मैंने आपको बोला था 2 पॉइंट्स पे जाना है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। साथ में इसके साथ साथ जो टॉपिक था रेजोनेंस। तो हम इन टॉपिक्स की बात करते हैं। आज के टॉपिक में हमारी बात जो हो रही है, सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात। ठीक है? तो हेडिंग है लेसन का वही केमिकल बॉन्डिंग। यहां हम बात करें तो पहला है हमारा बॉन्ड एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। बॉन्ड एंगल क्या है? तो सीधी सी बात है, ये तो आप भी कह दोगे कि सर 3 एटम्स होते हैं, ए बी सी, इनके बीच में जो एंगल बनता है, 3 एटम्स के बीच में जो एंगल बनता है, एटम मतलब बॉन्डेड एटम्स, क्लियर है कि नहीं? तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, दैट वन इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। तो इस उम्र में ये तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे। क्लियर? बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो देखो। बॉन्ड एंगल क्या होगा? जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज एस प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज पी प्रॉपर्टी। ये बॉन्ड एंगल की बात हुई, पहला पॉइंट। ठीक है? बॉन्ड एंगल, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लॉन पेयर के कारण रिपल्शन होता है। तो लॉन पेयर के कारण रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये अगला पॉइंट हो गया। अगली अगर हम बात करें तो इसमें अगला जो पॉइंट यहां लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छा है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस लैंग्वेज को बदल सकते हैं, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर हो गया? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो पहले यहां तक के पॉइंट्स को मैं समझा भी दूं आपको। यहां तो हम लोग रिलेशन लिखते जाएंगे, तो चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन का बहुत सिंपल एग्जांपल है आपके sp2 और sp3। सिंपल एग्जांपल, परसेंटेज s प्रॉपर्टी, परसेंटेज p प्रॉपर्टी। तो परसेंटेज s प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहां पर, तो परसेंटेज s प्रॉपर्टी में क्या होगा? तो पहला है इसमें 50%, 50%। ये बताने की जरूरत है, आई थिंक ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, राउंड ऑफ इतना। और एक s और 3 p है तो s 25% है और p 75% है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। पहला पॉइंट आया समझ में आपको? परसेंटेज s और p। इसके बाद हम बात करें यहां पर, तो बॉन्ड एंगल का देखते हैं इस एग्जांपल में। तो बॉन्ड एंगल है यहां पर, इसका 180 डिग्री, इसका होता है 120 डिग्री, इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इनका बॉन्ड एंगल है। बोलो, आ गया रिलेशन? क्लियर हो गया? हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज एस कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। परसेंटेज पी बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। सारे रिलेशन बन गए? कोई कंफ्यूजन है पहली लाइन में तो बोल दो। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट लाइन का क्लियर किया। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहां पर। अब
तो सेकंड एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं हम लोग, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बच्चों वाला है, बेस्पर थ्योरी में हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखो, मीथेन, अमोनिया और H2O। यहां देखना, इसमें तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें लॉन पेयर 0 है, इसमें एक लॉन पेयर है, इसमें 2 लॉन पेयर। तो लॉन पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया? इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका है 106 डिग्री 45 मिनट, इसका है 104.5 डिग्री। ये इनका बॉन्ड एंगल की बात हो गई, हाँ या ना? बोलो, लॉन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ये बात लगेगी जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तब। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। अगला जो ये पॉपुलर एग्जांपल है, अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, देखना, Cl2O और OF2। अगर मैं यहां बॉन्ड एंगल की बात करूं, पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, बाद में वैल्यू लिखता हूं। देखो, यस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर करवाना था, ठीक है, वेरी गुड मयंक, अच्छा लड़का है, आकृति क्लियर, हेलो सर अंकित, शैल, वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है, मतलब मैं अच्छा पढ़ा देता हूं कभी कभी, है ना बच्चों? ये है आपका, यहां पर ये है फ्लोरीन, क्लियर है कि नहीं? अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, और यहां पर ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 1010 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल है 103 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल की बात हो गई, आया ना? कोई इशू है तो बोल दो। मयंक हर बार ही अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू थैंक यू। अरे फूलिया में अभी तो देख 2-3 दिन बाद तो मेरा 80 की वेट हो जाएगा फूल के। ये चीज आई समझ में? देखो यहां पर प्रैक्टिकली समझो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है क्लोरीन से, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो एंगल बढ़ेगा। अब फ्लोरीन उधर की तरफ कौन है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन की पावर ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एंगल ऐसे प्रैक्टिकली नीचे की तरफ जाएगा, हाँ या ना? कोई डाउट है? बोलो, आ गया समझ में? तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। सेंटर वाले की पावर ज्यादा तो ऐसे पिक कर लेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ा देगा। सेंटर वाले की पावर कम है, ज्यादा पावर है साइड की, तो टू करके एंगल कम हो जाएगा। अब बोलो, खत्म? ये 3 एग्जाम्पल जो यहां लिखे हैं वो मैंने समझा है। इसी को अब और एग्जाम्पल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखना, साइज ऑफ एटम्स बढ़ेगा तो एंगल क्या होगा? साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ साइड एटम्स बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। साइड ऑफ साइड एटम्स बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। यहां पर रिलेशन के लिए 1-2 लाइनें और छोड़ देता हूं मैं, जिसमें हमारे रिलेशन जो भी जरूरत है वो कवर हो जाएंगे। तो यहां पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। देखो, H2O से समझा रहा हूं उस बात को। एक तो यहां पर भी समझ सकते हैं, देखो क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, पेट दर्द तो यहां भी खत्म हो गया, आपका काम तो हो गया। साइज, साइड एटम का साइज बड़ा है तो वो रिपल्शन से दूर भगाएंगे तो एंगल बढ़ाएंगे, और अगर मान लो साइड एटम्स का साइज छोटा है तो वो रिपल्शन कम करेंगे तो एंगल बढ़ेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल यहां ले रहा हूं, ये है आपका H2O, HOH, फिर यहां पर हमने ले लिया ROH, R में कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लूं, मान लो इथाइल अल्कोहल ले लेता हूं, समझना, बहुत मस्त एग्जांपल है। फिर हमने ले लिया यहां पर
दोनों साइड ग्रुप ले लिए, या हाइड्रोजन का तो बहुत छोटा साइज होता है ना बच्चों, ये रहा, आया ना। 2 लॉन पेयर है, वो इस उम्र में बताने की जरूरत नहीं है, ये रहा, आया ना। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 105 डिग्री होगा। इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल लगभग थोड़ा ज्यादा होता है इससे, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दिया, मतलब 1 डिग्री का ही डिफरेंस है। जैसे ये 4.5 है ना, 4.5 डिग्री, तो मैंने इतना लिख दिया, तो ये 105.5 होता है, तो मैंने 6 लिख दिया। इसका बॉन्ड एंगल देखो, दोनों साइड ग्रुप आ गए, बल्की ग्रुप है दोनों ग्रुप, तो 1010 हो गया, 109 से भी बड़ा हो गया, देख रहे हो आप। हाइब्रिडाइजेशन सब में कौन सा है, sp3 है सब में, फिर भी इसका एंगल बढ़ गया। और यहां पर तो देखो, बड़े ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप होगा एंगल उतना बढ़ जाता है, बिकॉज वो कहेंगे खिसक खिसक रिपल्शन लाएंगे ऐसे, तो एंगल यहां पर बेस पर थ्योरी का जो लॉन पेयर रिपल्शन वाला गाना है वो फेल हो जाता है, आया ना। बेस पर थ्योरी का लॉन पेयर रिपल्शन वाला गाना फेल हो जाता है। कोई डाउट है तो बोलो, खत्म। नेक्स्ट, तो ये साइड एटम वाला भी केस हो गया आपका। एक और एग्जांपल देखो इसका, NH3, सेंट्रल एटम नेपाल पाकिस्तान, ये है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां क्या होगा, इसमें एंगल होगा राउंड ऑफ करके 107 डिग्री, इसका एंगल होता है 93 डिग्री। पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं बच्चों, आपको वैल्यूज कोई भी याद नहीं रखनी है, ये वाली एक दो जो बेसिक वैल्यू वो याद रखनी है। ऐसा नहीं कि सारे डेटा याद रखने, आपकी मर्जी, आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होते तो और भी अच्छी बात है। माइंड में ज्यादा प्रेशर डालने का नहीं है, एंजॉय करो, लेवल बनाओ, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करो, ना कि रट्टाफिकेशन पर जाओ। क्लियर है सबको, बोलो। तो यहां पर राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख रहा हूं मैं, पॉइंट्स वाले वैल्यूज को इग्नोर कर दिए, ठीक है। अब बोलो क्या हाल है, (92 डिग्री है वो। अब एक चीज आप देख रहे हो, यहां से यहां पर जाते हैं तो रैपिड चेंज हो गया, अमोनिया से pH3 में जाते ही तो बॉन्ड एंगल एकदम बहुत तेजी से चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम यहां बहुत ज्यादा है, यहां पर एकदम इनकी बराबर बराबर सी हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे। लॉजिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से किया है, इसको हमने सॉल्व, ठीक है। और देखो, अगर अगला एक एग्जांपल और है बहुत अच्छा, H2O, H2S, बस पोलोनियम को छोड़ दो भले, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है तो जनरली इग्नोर कर देते, तो मैंने यहां पर इग्नोर कर दिया। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल इसका कितना है 105 डिग्री, इसका कितना हो जाता है 92, 91 और लगभग 90 डिग्री। ये देखो, यहां भी सेम लॉजिक है, कोई इश्यू है तो बोल दो जल्दी से। क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, तो आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल डाउन हो रहा है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद, अगर मान लो बॉन्ड एंगल में तो काम के टॉपिक्स तो हो गए, बैक बॉन्डिंग एक कंसेप्ट है, एडवांस लेवल के लिए होता है, वो अलग से कराऊंगा, अभी उतना लेवल आपका बना नहीं है, बिकॉज पी ब्लॉक के कंसेप्ट भी उसमें क्लियर करने होते हैं। तो बैक बॉन्डिंग वाला जो बात है वो भी हमें यहाँ पर देखना है, तो वो कंसेप्ट अभी लगाना मत। एक वर्ड होता है बैक बॉन्डिंग, अभी कराने का फायदा नहीं है, बिकॉज उतना आपको शायद लेवल वाइज मजे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में बैक बॉन्डिंग इतना सा है, मैं जब कराऊंगा तो इतना कराऊंगा, तो एक टॉपिक में इग्नोर कर रहा हूं। क्लियर? अब कुछ बात है तो बोल दो जल्दी से। नो डाउट, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल के बाद अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी सीधा सा बात है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी। याद है हम पहले भी बात कर चुके हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कल भी बताया था, डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हो गया? सीधी सी बात है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे बीई, ये बीई बीटेक वाला नहीं है, कहीं बेवकूफ समझ जाओ तुम। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी की बात करें, तो बॉन्ड एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी ही मुश्किल पड़ेगी। ठीक है ना? दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। तीसरा, साइज से भी समझ सकते हैं, एक बार लिख दूं मैं, साइज जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना इजीली टूट जाता है। चौथा, हाइब्रिडाइजेशन से इस बात को समझें, तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। ये कुछ रिलेशंस मैंने लिखे, पहले इनको देखते हैं। बाकी तो कॉमन सेंस है, लॉन पेयर रिपल्शन आएगा, मॉलिक्यूल टूट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इस बात को, यहां पर हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हिसाब से, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पर। तो इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को भी डाल दूं तो ज्यादा इजीली फटाफट एक साथ का सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दिया। परसेंटेज एस प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, मान लो परसेंटेज पी प्रॉपर्टी की बात करूं तो परसेंटेज एस प्रॉपर्टी क्या होगा, 25% एस होगा, 75% पी होगा। 25% एस होगा, 75% पी होगा। क्लियर है? यहां पर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं इसमें। 50-50 हो गया। अब आगे काम का टॉपिक आता है इसमें, बॉन्ड एनर्जी की बात करूं मैं, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को तोड़ने के लिए लगभग इतना कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है? अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो लगभग 145, और इसको तोड़ने के लिए अराउंड 190 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड है तोड़ने के लिए 85, डबल बॉन्ड के लिए डबल नहीं हुई है क्योंकि यहां पहला सिग्मा है, यहां पर एक पाई आ गया, सिग्मा के लिए 80-85 एनर्जी चाहिए, तो पाई के लिए तो 50-60 चाहिए होती है। तो चेक कर लो, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। खत्म? ये एक पॉइंट आपका हो गया। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स का भी क्लियर हो गया, बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है।
हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस प्रॉपर्टी, पी प्रॉपर्टी, वो सारा कंसेप्ट हो गया। आया ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। साइज वाला कंसेप्ट अलग से समझाता हूं इधर। जैसे जैसे साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वो देखो, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी कम होगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। ये देखो, चलो साइज का समझा रहा हूं। HF, HCl, HBr, बहुत सिंपल एग्जांपल है। HI, ऐसे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? बॉन्ड एनर्जी कम होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल वो भी बढ़ रहा है। आ गया रिलेशन समझ में? मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, चेक करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, चेक कर लो। ये बातें हम पहले पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहां पर वो टेबल नहीं बनाई जो पीरियोडिक में पढ़ी थी हमने। तो बिकॉज ऑफ दैट ऐसे चलेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है ना, तो बॉन्ड टूटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। रिएक्टिविटी वो क्या हो रही है? वो बढ़ेगी। स्टेबिलिटी वो घटेगी। तो ये कुछ रिलेशंस मैंने आपको लिख दिए। बोलो, कोई डाउट है तो? क्लियर हो गया? चले हम आगे। नोट कर लो, जल्दी करो। चलो, अगला जो पॉइंट आता है इसके बाद वो है बॉन्ड लेंथ। थर्ड पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखो आप। सीधी सी बात है, बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो आंसर है साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। एक ही बात है, ज्यादा बड़े एटम है तो लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पर एक वर्ड रह गया था, लिख देता हूं भी मैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या करता है अभी पढ़ना बाकी इसलिए छोड़ दिया था मैंने, अभी बाद में बात करेंगे उसकी, केवल लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास आ जाते हैं अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है तो दूर रहेंगे। हाँ या ना? आफ्टर दैट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये कुछ रिलेशंस लिखे। हाँ या ना? एक और पॉइंट है वो बाद में लिखूंगा, पहले इतना देखो आप। तो यहां उसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल जो चल रही है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक में भी आएगी तो इसका डेटा अपने आप इतनी बार पढ़ लेंगे कि याद हो जाएगा आपको। तो अगर मैं यहां पर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ इसकी जो होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये इनकी बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, ठीक है।
तो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स वाला रिलेशन मैंने पहले समझा दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां लूं इससे, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल तो लॉलीपॉप पे कोई भी कर लेगा, HF टाइम पास नहीं कर रहा हूं, HCl, HBr और HI, ये है साइज बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बच्चों वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी इस बात को समझ सकते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा साइज बढ़ेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर है, रेजोनेंस ड्यू टू, अभी अक्कल मत लगाना, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड वो कम होगा एंड डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड से एक्चुअली क्या होता है, ये मत सोचना, केवल लिख लो, एंड डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक मैंने लॉजिक लिखा, बाद में बात करेंगे। बोलो, यहां तक हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो मैंने कवर किए। एनसीईआरटी में छोटे छोटा एक एक दो दो लाइन में दे रखा है, आप देखना सारे हेडिंग जो है ना कवर हो चुके हैं। एनसीईआरटी के सारे हेडिंग कवर हो गए। लास्ट पॉइंट बच रहा है हमारा एनसीईआरटी लेवल का, एज वेल एज जेईई मेंस और नीट एडवांस लेवल तक का। ठीक है, उसके बाद जो भी छोटे मोटे टॉपिक छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, वो बिकॉज ऑफ दैट के आगे लिंक बहुत है, बैक बॉन्डिंग ही छोड़ रहा हूं, बाकी उनका और लेवल वाली बात है तो वो यहां पर नहीं करके अपने आप जब आएगा तो लेवल मेंटेन होएगा। ऐसा नहीं कि सब में छोड़ा है, वो एक दो टॉपिक्स में ऐसा है कि भाई आगे लिंक होने के कारण यहाँ फालतू एनर्जी क्यों लगाए। अदरवाइज जो मेन टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पूरी तरह यहाँ कवर किया है। जब बाद में आएगा 11th 12th 2 साल तो मैं हिंट दे के छोड़ूंगा, भाई वहां कवर कर लिया था। डायपोल मोमेंट पूरा कवर किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन वो पूरा कवर किया, एमओटी पूरा एडवांस लेवल तक कवर किया। जो मेजर टॉपिक है वो तो पूरे कवर किए हमने, जो साइड टॉपिक है वो कवर करना भी बाकी है। CN मीन्स CN का मतलब क्या, मयंक चोपड़ा शेल, कोई कॉर्डवर्ड लिखा है या साइनाइड खाने की इच्छा हो रही है? चलो, क्लियर एंड नोटेड। अरे वाह, आज पता चला इतना शॉर्ट चलते हैं हम लोग सब। हेडिंग डालते हैं रेजोनेंस। आज की बच्ची हुई क्लास इसी के नाम कुर्बान हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी अनाउंस है, सैटरडे आपका डेट टाइम है ना? सैटरडे को क्लास, अभी मेरे को एक्चुअली मेरा शेड्यूल याद नहीं है, तो जब भी मेरी सैटरडे या सैटरडे के बाद क्लास होगी उस दिन डाउट सेशन चलेगा इन 2 लेसन का। ठीक है, तो पहले से हेलमेट पहन के बैठना भाई। अब देखते हैं रेजोनेंस, जो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस अलग है, ऑर्गेनिक का रेजोनेंस अलग है। कंसेप्ट तो सब जगह सेम रहेंगे, कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा, एग्जाम्पल वेरिएशन रहता है, उसके एग्जाम्पल वहां अलग होंगे, यहां एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक के ले रहे, तो कोई इश्यू नहीं है। रेजोनेंस ये क्या होता है, तो ये वो प्रोसेस है जो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? रेजोनेंस क्या है, इसका एक तो नाम है डीलोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस का एक और नाम है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखना, ये होता क्यों है, फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है ना? अब आगे की बात, डेफिनेशन अगर मैं 11th लेवल में देखूं तो क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा होता है, व्हेन
any molecule show two or more structures and all structures are interconvertible into each other। एक्चुअली क्या है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जो भी है वो दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करता है, बात आती है कि वो स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो कम स्टेबल होती है, तो वो एक दूसरे में स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए बदलती रहती है। तो इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, ऐसा क्यों बदल रहे हैं? फॉर स्टेबिलिटी। देन ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, मतलब जब कोई भी मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर सकता है और वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बदलती रहती है टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए। तो जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, उन सब स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स। एंड प्रोसेस का नाम होता है रेजोनेंस, प्रोसेस का नाम होता है रेजोनेंस। आया कि नहीं आया समझ में? कोई इश्यू है तो बोल दो। आगे देखो, इन रेजोनेंस नो चेंज इन पोजीशन, कॉमा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, ओनली चार्ज, कॉमा बॉन्ड्स, कॉमा इलेक्ट्रॉन्स, लोकेशंस या पोजीशन कैन विल बी चेंज, विल बी चेंज। रेजोनेंस में क्या होता है ना, ये मेन वर्ड है, एटम की पोजीशन या एटम के नंबर कम ज्यादा नहीं होते, जितने एटम है उतने ही रहेंगे और एटम माइग्रेट नहीं करेंगे। ये कीवर्ड ध्यान रखना है इसका। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए होता है पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी के लिए होता है पहला पॉइंट। दूसरा, रेजोनेंस में एटम माइग्रेट नहीं करते, जितने एटम है वो सब पोजीशन फिक्स है, जहां है वहीं है और नंबर भी फिक्स है। लेकिन यहां पर एक बात लिखा है, चार्ज लगातार छैया छैया करेगा, लगातार रोटेट होएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स लगातार क्या होंगे, बदलते रहेंगे, कभी इधर था कभी उधर चला गया। इलेक्ट्रॉन्स, उनकी लोकेशन, ओनली चार्ज बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन लोकेशंस जो है ना विल बी ट्रांसफर। ये अगला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। आगे, इन रेजोनेंस, रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स है। इन रेजोनेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा चार्ज, कॉमा बॉन्ड्स, कॉमा एटम्स, ये सब क्या होते हैं, इक्वल टू फिक्स होता है। वो कभी कम ज्यादा नहीं होंगे, जितने बॉन्ड मॉलिक्यूल में वो कहीं भी रहें, लेकिन टोटल बॉन्ड तो उतने ही रहने वाले हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज, हर चीज फिक्स होगी, माइग्रेट करती रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। ये ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट बाय
ये ऐसा डबल साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को। रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको डबल साइड रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। कोई टेंशन मत लो, अभी तो चालू हुआ है, रिपीट अभी तो बहुत होएगा, घबराओ मत, सुने जाओ, देखे जाओ, रीड करो। अब बात आती है मॉलिक्यूल कांट बी रिप्रेजेंट by any one रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल को किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बात आती है मॉलिक्यूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट बाय मिक्सचर ऑफ all these structures which called resonance hybrid। ठीक है ना, मॉलिक्यूल को इन सब के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। आया ना, कोई डाउट है? विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कोई डाउट? ये पॉइंट आपने लिखा, ठीक है। अब देखो, एक और पॉइंट थ्योरी खत्म कर दूं इस पेज पर। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस है, इसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। आया ना? बोलो। अब आगे देखो, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा होता है। ये बात बहुत ध्यान रखना, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी कम होगी। वाइल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी देखो, यहां है रेजोनेंस एनर्जी से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जबकि मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी जितनी ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ये मैंने मेजर पॉइंट्स थ्योरी के रेजोनेंस के कवर किए। रेजोनेंस को जरूर आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन में भी काम आता है। इसका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर इसके प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आएगा। मैंने तो यहाँ मोर देन पॉइंट, सफिशिएंट पॉइंट लिख दिए हैं, बट फिर भी एक बार रीड जरूर कर लेना। बाकी औरों में तो रीड करने का इतना कुछ था नहीं आज वाला। अब यहां तक कुछ डाउट है तो जल्दी से बोल दो भाई, जल्दी बोलो। अब एग्जाम्पल समझते हैं तो ये पूरे पॉइंट्स एक एक करके माइंड में फिट हो जाएंगे। रिपीट क्या करूं बेटा?
क्या रिपीट करना है? अभी भाई केमिस्ट्री की क्लास चल रही है तो यहाँ केमिस्ट्री की बात करो। विकास सर के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जो ऑफिशियल नंबर है उस पर इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है। क्लास में ये सारी इंफॉर्मेशन लेने देने की जरूरत नहीं है कि भाई सर आप कैसे हो, दूसरे सर कहाँ है, फॉरेन ट्रिप पे कौन गया है, वो नहीं। केवल यहाँ पढ़ाई की बात करनी है अपने को क्लास में, ठीक है। सर का पर्सनल नंबर होगा तो उनसे बात कर लो, अदरवाइज ऑफिस का जो नंबर होता है अपना उस पर बात कर लो कि सर कहाँ है, उनसे हमें बात करा दो। लास्ट के 2 पॉइंट, घबराओ मत, सब कुछ समझाते हैं अभी मयंक बाबू, आ जाओ भाई। अब देखते हैं एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं CO3-2, टेक्निकल सूटेड वूटेड वाली बाबुओं वाली बात है हमारी खत्म हो गई। अब हम शैलेश सदावत स्टाइल पे आ जाते हैं। ये तो कहावत कहानी सुनी थी हमने, अब फटाफट अपना पंच मारते हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक ही नॉकआउट से आंसर लाएंगे। तो रेजोनेंस का क्रियाक्रम अगर आपको करना है तो एक ही बात ध्यान रखना, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड। ये अपन का स्टाइल है, जैसे बाबूराव वाला स्टाइल सुना है ना आपने हेरा फेरी में, ये बाबूराव का स्टाइल है, तो ये शैलेश सदावत का स्टाइल है। क्लियर है? ये आकृति को बहुत जल्दी समझना है बेटा, अभी एग्जाम्पल के बाद बात करेंगे, 10 मिनट बाद सब लोग बात करना। तो रेजोनेंस अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में निकालना है तो सीधा सा एक गाना है, लॉन पेयर, एलपी का मतलब है लॉन पेयर, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड बनाओ, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। ये इतना सा बात आपको ध्यान रखना, बस खत्म। देखते हैं अपन मजे से, टेंशन मत लो, सब कुछ आकृति मयंक जो भी बच्चे ले कह रहे हैं वंस मोर देखो, अभी हो जाता है। कार्बोनेट का रेजोनेंस देखना है तो पहले तो आपको यह पता चले कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और किस में रेजोनेंस नहीं होगा, पहला स्टेप। तो अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो ये मान लो रेजोनेंस होगा। और एक और मैं ट्रिक लिख देता हूं फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा? पाई बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, लॉन पेयर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एट ऑल्टरनेट। रेजोनेंस के लिए क्या होगा? ये अगर कोई भी आपस में ऑल्टरनेट है, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, पाई बॉन्ड के साथ लॉन पेयर हो, पाई बॉन्ड के साथ कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट हो, या लॉन पेयर के साथ ही आपस में ऑल्टरनेट हो, जब भी इनमें से कोई आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ गया तो भारत माता की जय कर देना। तो ये 2 ट्रिक मैंने आपको बताए। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए होता है, कब होगा? ये वाला। कैसे होगा? ये। क्यों होगा? स्टेबिलिटी के लिए। कब होगा? कैसे होगा? खत्म। और क्या चाहिए आपको? देखते हैं अपन यहां पर इसमें रेजोनेंस है या नहीं। तो देखो भाई, पहला पॉइंट, आपको जल्दी नहीं है, आज का पूरा लेक्चर तो कुर्बान है इसी के नाम पे। अब बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये, तो अभी इनऑर्गेनिक का ही करेंगे, ऑर्गेनिक में भी 2 लेक्चर चलेगा ये बाद में। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर को देखो, कहां पर चार्ज आया है और कहां चार्ज नहीं आया है। आप इतनी सी अकल लगाओ कि कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्यों है, ठीक है ना, और कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्यों नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन थोड़े जाड़े कर दूं जिससे आपको आराम से दिखे। देखो, करो, पहला स्टेप ये। तो देखते ही क्लियर हो गया, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्यों होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड और लॉन पेयर ऑल्टरनेट है। देख रहे हो, चाहे इधर देखो या उधर, पाई बॉन्ड लॉन पेयर इधर या उधर सब जगह ऑल्टरनेट है। तो अगर कहीं पर भी ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लग गया तो बैंड तो बजनी ही है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब रेजोनेंस होगा कैसे? उससे पहले चार्ज गिनने की बात हो रही थी। तो देखो चार्ज में क्या है, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6,
4 तो बाहर कबड्डी खेल रहे हैं, देख रहे हो, और 2 यहां बॉन्ड बना के बैठे। तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है, तो इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहां बात करें तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 अंदर कबड्डी खेल रहे हैं और 6 कबड्डी खेल रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहा है, टोटल 7 ऑक्सीजन के पास होते हैं, 6 हो गए कितने, 7। आ गया समझ में, कोई डाउट है बोलो। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां वाले ऑक्सीजन पे कोई इशू है तो बोलो जल्दी से। क्लियर, नेगेटिव क्यों आया, कहीं पे नेगेटिव क्यों नहीं आया, वो चीजें बेसिक बातें हैं, वो पता होना चाहिए। और उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉन गिन लेने जो बेसिक है ना पीरियोडिक टेबल का, वो टफ मत बनाना उल्टा पुल्टा सोच के। अब रेजोनेंस का गाना लगेगा, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड बनाओ। तो मान लो ये लॉन पेयर है हमारा, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। ऐसे एरो लगा के बता रहा हूं कि ऐसे शिफ्ट हो रहा है। गाना क्या है, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो और इजीली समझ में आएगा आपको। नीचे तो देखो हमने कोई हेरफेर नहीं किया, इसलिए नीचे का तो हालचाल सही है। चेक करो, नीचे कोई चेंज नहीं किया तो नीचे सेम है। ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के दोनों उधर माइग्रेट कर गए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के उधर चले गए, तो ऑक्सीजन के पास 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ऑलरेडी इधर बॉन्ड है, तो 7 का मतलब एक नेगेटिव चार्ज हो गया है। यहां पर अगर हम बात करें तो लॉन पेयर से पाई बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड बनेगा तो ये हो गया अपना काम खत्म। चले हम आगे, तो यहां देखो पहले 6 थे, अब एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, तो बचे कितने, 4। चार्ज अपने आप समझ में आया कि नहीं आए, ये पहला स्टेप है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कहां पर कौन सा चार्ज आएगा और क्यों आएगा, गाना तो बहुत सिंपल है, तो आपका रेजोनेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इतनी सी बात है, इतना सा कमेंट दो जल्दी से, जल्दी करो। बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ, अगला बात है। रेजोनेंस का ये शिफ्टिंग समझ में आया कि नहीं, आकृति अभी इतना समझो, एक एक स्टेप चल रहे हैं हम लोग, जल्दी नहीं है अपने को। ठीक है, चलो देखो आप आगे। अब बात आती है, पहले शिफ्टिंग समझ लें, बाद में ऐसा क्यों हो रहा है वो देखेंगे, एक एक स्टेप, उलझना नहीं है अपने को। देखो अभी मैंने इन दोनों के बीच में रोटेशन कराया, अब क्या हुआ, पाई बॉन्ड इधर है, अब वापस आप इधर ही करोगे तो पता चला वही वो आपस में रोटेट हो रहे हैं, तो वो नहीं, सबका नंबर आना चाहिए। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, क्लियर है। तो सबका नंबर लाना है, ये नहीं कि भाई इन दोनों को रोटेट करा रहे हो, इन दोनों को रोटेट करा रहे हो, नहीं, अब इन दोनों को करा लो। तो लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर, क्या होगा, चेक कर लो। इधर कोई हेरफेर नहीं है तो इधर देखना ही पाप है। ये लॉन पेयर आ गया, और यहां पर ये हो गया। चलो बोलो, चार्ज समझ में आया, इतना बोलते जाओ, एक एक स्टेप समझो, क्योंकि मेरा तो एक दो एग्जांपल्स का काम है, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है अभी थोड़ी देर में ही।
ये चार्ज इधर देखो कोई हेरफेर नहीं है, एज इट इज लिख दिया, पाई बॉन्ड से लॉन पेयर बना दिया तो वहां 6 हो गया वापस, और यहां 6 से एक लॉन पेयर को पाई बॉन्ड में बदला तो यहां हो गया। चलो देखो, अब एक चीज देखना, अभी पाई बॉन्ड इधर था, 1 बाय 1 करके चल रहे, पहले इधर था पाई बॉन्ड, अब इधर आ गया और बाद में इधर आ गया, पाई बॉन्ड सब पे रोटेट हो गया, एक राउंड पूरा हो गया, इस पर भी है, बाद में इस पे आया, बाद में इस पे आ गया, देख लो। और नेगेटिव चार्ज पहले इन दो पे था, बाद में इन दो पे रह गया, बाद में उन दो पे चला गया, सबका नंबर आया, हर एक पे 2 बार नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव 2 बार है, ऊपर वाले पे नेगेटिव 2 बार है, इस पे नेगेटिव 2 टाइम, तो हर एक पे रोटेशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखो, अब इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं। तो यहां देखो, अब समझना, कभी डबल बॉन्ड यहां है तो कभी डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड लगातार रोटेट हो रहा है, तो इट मींस इस पे कभी सिंगल है तो कभी सिंगल है, कभी डबल है, वही हाल यहां है, कभी डबल है तो कभी सिंगल है, तो निदर फुली डबल बॉन्ड निदर फुली सिंगल बॉन्ड। तो देखो पार्शियल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, एक बॉन्ड परमानेंट है, दूसरा कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है, चार्ज कभी यहां पर है तो कभी इधर से गायब हो गया, देख लो। तो चार्ज भी पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल पे नहीं है, वो भी लगातार छैया छैया कर रहा है, तो इसलिए हमने पार्शियल चार्ज लगा दिया, हाँ या ना? तो ये स्ट्रक्चर को ऐसा क्यों बनाया? रेजोनेंस में पाई बॉन्ड लगातार रोटेट हो रहा है, डॉट 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 से बता दिया कि सब जगह मूव कर रहा है, चार्ज पार्शियल लगाने का मतलब कंप्लीटली नहीं है, इसलिए चार्ज लगाया, और ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सारी की सारी हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ऐसे डबल साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, देख रहे हो? रेजोनेंस हाइब्रिड को ट्रिपल बॉन्ड ऐसा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ट्रिपल बॉन्ड से। तो मॉलिक्यूल को इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना सही नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कार्बोनेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करो, तो ये सबसे सही आंसर है। ये अब इस लेवल पे नहीं है जब आप आईआईटी और नेट की तैयारी कर रहे हो। हाँ, तो 11th होता तो मान लेते, 10th होता तो एक बार माफ कर देते, लेकिन अभी माफी नहीं मिलेगी, ये आंसर है। अगला अब बात आती, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल से समझाया रेजोनेंस में रोटेशन कैसे हो रहा है, कैसे चार्ज आ रहा है, कैसे बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। पहला स्टेप, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का आइडिया दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड का आइडिया दिया। रेजोनेंस हो क्यों रहा है? एक ही जगह पड़े रहते तो क्या बुरा था। अगला पॉइंट ये है जो कई बच्चे पहले भी पूछ चुके हैं, तो रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है कि ये वर्ड तो मैंने सबसे पहले लिखा था, लेकिन नहीं सर क्यों हो रहा है बताओ। टीचर पे भरोसा करते ही नहीं हो तुम, है ना? कोई बात नहीं, बता देते। देखो यहां पर मान लो ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये पाई बॉन्ड है आपका, ये फिक्स है, ये पाई बॉन्ड फिक्स है, रोटेट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा यहां पर? जैसे सबको पता है कि पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, कल ही समझाया हमने अच्छी तरह से, पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, तो जिसको भी अटैक करना वो यहां अटैक कर लेगा, जिसको भी अटैक करना वो उस जगह आके अटैक कर लेगा। अटैक कर लिया तो मॉलिक्यूल का बैंड बच गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होते हैं, वो जल्दी से टूटेंगे नहीं, लेकिन जैसे अटैक हो गए पाई बॉन्ड कहेगा भैया मैं तो चला, मैं तो टूट गया, तो रिएक्शन हो गया, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी गई। तो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन कराने के लिए हमें क्या है, ये वीक बॉन्ड जो है ना, मतलब अपना वीक लोकेशन, इसको क्या करना है, फटाफट फटाफट रोटेट कराना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि यहां से आप इधर रोटेट कराओगे, कोई इधर अटैक करेगा तो उसका अटैक वेस्ट जाएगा, उतना इजीली होगा नहीं।
लेकिन हमने रोटेट ही नहीं कराया तो कोई भी इजीली अटैक कर देगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अभी आईपीएल चालू है, ये हमारा क्रिकेट मैच, क्रिकेट का ग्राउंड है, ये पिचवा है अपनी, खेल रहे हैं, मैं ही खेलूंगा, मैं किसी और को क्यों खिलाऊंगा। आप कहोगे धोनी खेल रहा है, कोहली खेल रहा है, अरे अपने से अच्छा कोई नहीं खेल रहा है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी टीम में, मैं तो बैटिंग कर रहा हूं ना, ठीक है, तुम्हारी टीम में एक प्लेयर ऐसा है कि जो सिफारिशी प्लेयर है, सिफारिश से आ गया, मतलब अप्रोच से, जान पहचान वाले सेलेक्टर्स का ही है, और उसको बॉल खेलना तो छोड़ो, बॉल ढंग से कैच करना भी नहीं आता, बॉल रोकना भी नहीं आता उसको, बट जो टीम का मालिक है उसी का बेटा है, मान लो, खड़ा कर दिया। अब वो यहां खड़ा है, पहली बॉल किसी ने फेंकी बॉलर ने, और वो बॉल मेरे बैट से लग के और सीधा उसके हाथ में गई। अब साहब को तो आता ही नहीं है कुछ ऐसा, तो उसने कैच होना ही नहीं था, उससे चला गया। पता चल गया उसके हाव भाव से, एक्सपर्ट हूं तो एक्सपर्ट को तो पता चल जाता है कि भैया इसको आता ही नहीं है। अब मेरे को लगा कि सबसे वीक गड्ढा यही है, जितने रन बनाने इधर से ही बना लो, आया ना। अब तुम्हारी टीम का कैप्टन किसको बनाया, बोलो जल्दी से नाम दो, किसको कैप्टन बनाना है, किसी प्लेयर को या तुम में से कोई बनेगा, जल्दी बोलो। कोहली, धोनी, की रोहित शर्मा, किसी को बनाना है तो उसमें से बोलो, और खुद का नाम देना है तो जल्दी बोलो, फिर आगे गेम चालू करते हैं। तो ये वीक पॉइंट है। अब पहली बॉल गलती से गई थी उधर, कैच उससे हुआ नहीं, मेरे को पता चल गया ये गड्ढा है। अब अगली बॉल आ रही है, तब भी मैं क्या कर रहा हूं, उसको उधर ही दे रहा हूं, लेग वाली बॉल को भी उसको उधर ही दे रहा हूं, ये ले बेटा, उसकी कैच प्रैक्टिस करा रहा हूं बैठा बैठा, है कि नहीं, ये ले बेटा कैच कर, कैच कर कर। अब कैच साफ करेंगे जब भी तो मैं आउट होऊंगा ना, उनसे तो कैच होता ही नहीं है, पकड़ने से पहले तो जैसे बॉल आती है हाथ फेंक ऐसा कर लेते हैं, लग ना जाए बॉल। मजा आ गया, 20 ओवर में 300-400 रन तो ठोक ही डालूंगा, आउट तो होने का चांस ही नहीं है। बोलो मयंक, जेठालाल को, ये जेठालाल कौन है, चलो किसी को भी बना देते हैं, आकृति को बना देते हैं, ये बहुत खून पीती है आजकल के, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। तो अब मान लो ये वीक पॉइंट है तुम्हारा, और मैं तो उसको बैठा के प्रैक्टिस करा रहा हूं, बन गया 300-400 का स्कोर, क्या होगा बोलो। तुम दिन रात एक करके बनाओगे तब भी नहीं बनने वाला है तुमसे। अब तुम्हें अगर मैच बचाना है तो क्या करोगे, इसको रिप्लेस करते रहना पड़ेगा तुम्हें, कभी यहां है तो कभी इसको उठा के यहां लगा दिया, और इसकी जगह आपको एकदम स्ट्रॉन्ग, जो आपकी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, सबसे अच्छा जो फील्डर है, कोई भी हो सकता है, नाम नहीं बोलेंगे हम किसी का भी, जॉन्टी रोड्स को लगा दिया मैंने, आज तक की हिस्ट्री का बेस्ट फील्डर, ठीक है ना, यहां पर मैं जॉन्टी रोड्स को लगा दिया, 1-2 बॉल मैंने उधर कैच कराई, अब मैंने देखा जॉन्टी रोड्स इधर आ गया, मैं उधर डालूंगा क्या कैच, उसको प्रैक्टिस थोड़ी कराऊंगा जॉन्टी रोड्स को, ये ले बेटा ये ले, ओके गला आ गया, मैं उसको नहीं दूंगा। फिर मैंने देखा कहाँ गया हमारा गड्ढा, इधर है, अब मैं बॉल उधर दे रहा हूँ, ये ले बेटा प्रैक्टिस कर, क्लियर है कि नहीं। तो आपको अगर मैच बचाना है तो हर 2-4 बॉल के बाद इसको हटाओ, इसको उठा के आपने इधर डाल दिया, तो नहीं इधर तो फील्डर होता ही नहीं है, ठीक है ना, इधर डाल दिया आपने तो इधर डाल दिया, और जॉन्टी रोड्स को उठा के उधर लगा दिया, क्लियर है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप रोटेट करा रहे हो तो कभी ना कभी मैं तो माइंड में बना के चल रहा हूं इधर है, और आपने उठा के उसको उधर डाल दिया, और उधर जॉन्टी रोड्स आ गया, कभी ना कभी चूकूंगा और मैं कैच प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब जो कैच प्रैक्टिस किसको हो गई, गड्ढे को या जॉन्टी रोड्स को, समझ में आ गया। जैसे ही मैं चूका, कैच प्रैक्टिस हुआ, आपको फायदा हो गया, विकेट मिल गया। यही ऑप्शन है आपके पास मैच बचाने का, अदरवाइज मैच गया आपके हाथ से, करेक्ट। तो ये आपका वीक पॉइंट था, जो गड्ढा था ये वीक पॉइंट था, इसको जितना ज्यादा रोटेट कराओगे उतना ज्यादा आप स्टेबल रह जाओगे। कोई प्रॉब्लम है, उतना बचे रहोगे अपने पास, नहीं तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। प्रैक्टिकल बात बताई मैंने, हाँ या ना। सर एक कॉमेडी शो आता है सब तक, तारक मेहता का, हाँ हाँ पता है। अच्छा उस जेठालाल को जोड़ रहे हो क्या, कैप्टन भी बनाया तो किसको बनाया, मेरे को लगा यहाँ कोई जेठालाल है तुम्हारे में, वो तो पता है जेठालाल गोलू मोलू, ठीक है ना। ये चीज क्लियर। एक और एग्जांपल है टॉम एंड जेरी वाला, वो मिक्की माउस वाले आते हैं ना कार्टून, बच्चों के देखते हो आप, मैं भी देखता हूँ, घबराओ मत, ठीक है ना, आप भी देखते हो खूब। अब कम कर दिया, साइंस लेने के कारण आपके ये शौक सारे खत्म हो गए हैं ना, बट अपने तो अभी भी बरकरार है। तो क्या होता है उसमें आता है ना वो चूहा बिल्ली वाला, मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी जो भी है, तो उसमें क्या होता है, वो चूहा
ऐसे दूर खड़ा होकर बिल्ली को चिढ़ा रहा होता है ऐसे करके, है ना, आजा कम ऑन अटैक मी, ऐसे बोलता है ना, इशारे उनके मजे होते हैं ना, तो वो बिल्ली क्या होती है उसके तो ऊपर अटैक करती है। जैसे अटैक करती है, चूहा पहले तो मैदान में आ रहा है, आजा भिड़ ले मेरे से, बिल्ली जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वैसे क्या होता है, चूहा वहां से शिफ्ट हो जाता है कहीं पे, या तो बिल में घुस जाता है या अपनी लोकेशन बदल देता है। बिल्ली जाके दीवार से भिड़ती है, टू, पता है ना, ऐसा आ जाता है। फिर थोड़ा बिल्ली को होश आता है, दोबारा देखती चूहा किधर, चूहा उधर, चूहा फिर उसको कहता है आजा मेरे से फाइट कर, अटैक कर मेरे ऊपर, बिल्ली दोबारा अटैक करती है, दोबारा चूहा गायब हो जाता है। तो ऐसे मजा भी आता है, हमारा टाइम पास भी हो रहा होता है, एंजॉय भी करते हैं। सीधी सी बात है, चूहे ने रोटेशन कर रखा है अपना, इसलिए बचा हुआ है। अगर वो खड़ा हो जाए मैदान में, आजा तेरे को देख लेता हूं, और हिले ही ना वहां से, तो फिर पेट के अंदर ही हिलना है बिल्ली के, पता है ना आपको। कोई डाउट है तो चूहा बचा हुआ क्यों है? मिक्की माउस वाला शो इतने सालों से चल क्यों रहा है, टॉम एंड जेरी इतने सालों से चल क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ दैट, वो फटाफट रोटेट कर रहे होते हैं अपने आप। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। तो यहां भी वो वीक पॉइंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको रोटेट करा लेना है, इतना सा ही रेजोनेंस है बस। अच्छे आते थे, अब तो बेकार हैं सारे। अरे तो पुराने देख लिया करो ना, अब तो आते हैं ना ऑगी एंड कॉकरोच, देखते हो? चलो हाँ, पढ़ाई भी कर लेते हैं अपन, मस्ती बहुत करते हो तुम लोग। तो ये रेजोनेंस का थोड़ा आइडिया दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो रेजोनेंस समझ में आया। ये वीक पॉइंट जो पाई बॉन्ड है, इसको ज्यादा से ज्यादा रोटेट कराओ, ज्यादा से ज्यादा रोटेट कराओगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। खत्म। नेक्स्ट, कार्बोनेट के बाद आप करो नाइट्रेट। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, खुद सोचो। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ नाइट्रेट की ऐसे ही। चलो एक एक मैं बना देता हूं, बाद में आप करना। इलेक्ट्रॉन वगैरह आप खुद जानो। चलो आगे का काम एक बार करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। चलो चेक करो, करते जाओ आगे। इसके स्ट्रक्चर भी बनाने हैं आपको। 2-3 एग्जांपल्स के बाद एकदम घोड़े की तरह दौड़ जाओगे आप। ये हमने स्ट्रक्चर बनाई। गाना गाओ। गाना क्या है? लॉन पेयर। मान लो ये वाला, कोई भी एक लॉन पेयर ले लो। लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। खत्म। क्या हो गया? ये आपका चेक करो, आपका कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है। चार्ज वगैरह एवरीथिंग परफेक्ट होनी चाहिए, या ऊपर तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। क्लियर हो गया? अगला केस देखो, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा?
लॉन पेयर है, मान लो ये वाला, कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। जैसे हम चल रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये ध्यान रखना, वापस उल्टा पुल्टा चलोगे कि जैसे आप इसमें बदले वापस इसमें बदलोगे तो एक ही चीज पे घूमते रहोगे। तो एक बात, रोटेशन का आप ऑर्डर रखना। जैसे हम इन दो का कर रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं, तो इन दो का अगले केस में कर लिया, जैसे इन दो का ऐसे, तो वो हर एक का नंबर आना चाहिए। क्या हो गया? ये लो, देखो चेक करो, इधर तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हम लोग, ठीक है। सबका नंबर आ गया नेगेटिव, अभी इधर था, अगले केस में इधर हो गया, अगले केस में इधर हो गया। अब क्या करेंगे, हर एक का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। हर जगह नेगेटिव रोटेट हो रहा है, पाई बॉन्ड कभी इधर है तो कभी इधर है तो कभी इधर है। अब ये डॉट 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 ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, उससे फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि सब में ऊपर बनाना, आप चाहो तो इसको नीचे बना दो, उससे कोई इशू नहीं है, वो कॉमन सेंस है। जल्दी से बताओ। कृषि कासिल भी देखता है मयंक, तो छोड़ता क्या है, पोगो पे देखता है, मैं भी देखता हूँ ठीक है ना। आ रहा है ना रेजोनेंस, उधर पढ़ाई अपनी जगह करो, एंजॉय अपनी जगह करो। ऐसा नहीं कि मशीन नहीं बनना अपने को कभी भी पढ़ाई में, ठीक है। लोग कहते हैं साइंस ले लिया तो भाई अब तो कुछ नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, सब फालतू बातें हैं। ऐसा नहीं कि भाई टाइम वेस्ट करना है, टाइम को, साइंस का मतलब है प्रॉपर यूटिलाइज करो, साइंस का मतलब है प्रॉपर आप यूटिलाइज करो टाइम को बस। तो ऐसा नहीं कि केवल मशीन पढ़ाई की बननी है, आपको माइंड एक्टिव होना चाहिए हर जगह, आपको अपना एंजॉय भी तो करना है यार। तो माइंड पढ़ाई में अपनी जगह लगाओ, पढ़ने के टाइम पढ़ने का डेडिकेशन लगाओ, पढ़ने के बाद जब आपको टीवी देखना है तो टीवी देखने में एंजॉय, डूब जाओ। स्पोर्ट्स खेलना है तो स्पोर्ट्स में टाइम लगाओ, जो भी काम है, मतलब हर चीज को मैनेज कर लो। साइंस स्टूडेंट अपने आप में मैच्योर हो जाता है। और उनके लिए साइंस बेकार है कि जो बस या तो पढ़े जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डेली लाइफ में बाहर, जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाते, या फिर टाइम को मिसमैनेज करते हैं। एनिमल लाइक्स वन, ओए होए होए होए, अरे तू और क्या जान लोगे, इतना तो देख रहे हो तुम, चलो पढ़ लो। ये आया सबको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, SO3-2, चालू करो। इसका कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब कुछ आप करो जल्दी से। अभी भी किसी को रेजोनेंस, अभी भी किसी को रेजोनेंस का आइडिया नहीं लग रहा कि सर अब पता नहीं क्या चल रहा है, तो बोलो। रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो एटम सब जगह, एटम वो के वही है, कहीं भी एटम नहीं घूम रहा है। बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं, चार्ज रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। तो जो मैंने थ्योरी लिखी थी वो सब कुछ यहाँ कंप्लीट हो गया है। किसी को एक वर्ड भी अभी जो हमने आज पढ़ा है रेजोनेंस का हेडिंग डालने के बाद से लेके अब तक, तो बोल दो कि सर ये डाउट है। बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, परफेक्शन आता जाएगा। कमेंट भी देते रहना, जल्दी करो।
डन, वेरी गुड, काफी अच्छी स्पीड हो गई। लाओ पहले ये देख लेते हैं, बाद में रब कर दूंगा। SO3 माइनस 2, ये है आपका SO3, नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, ये रहा। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर सबको। अब अगला स्टेप क्या होगा, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, तो लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड। गाना सिंपल है ना अपना, बिल्कुल मस्त वाला गाना है, बुक में नहीं है ये गाना, ये अपन का स्टाइल है, आपको पता है अच्छी तरह से। और रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। बोलो, कोई डाउट है तो बोल दो, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? फटाफट कमेंट दो। अब रेजोनेंस की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी और हमें, जब तक क्लास है। पढ़ने का काम एक तरह से हो गया है, तो मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस। बोलते जाओ, लेकिन अपने कमेंट्स भी देते जाओ, वैल्यूएबल कमेंट्स। क्लियर, वेरी गुड। आकृति, अब बताओ बेटा, आपका क्या हाल चाल है? बहुत परेशान करते हो ना आजकल आप। अब क्लियर सबको? थोड़ा मैं मस्ती करता हूं तो कोई माइंड में मत लेना, ठीक है। अब एक दो वर्ड और पढ़ते हैं रेजोनेंस के साथ साथ, प्रैक्टिस कंटिन्यू है रेजोनेंस की, बट एक दो वर्ड और पढ़ा रहा हूं मैं। फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस से जो फॉर्मल चार्ज निकलते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बुक में फॉर्मल चार्ज का एक और फॉर्मूला वो भी कराऊंगा, बट फॉर्मल चार्ज का मेन पॉइंट यहां से निकल रहा है। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब कितना चार्ज आएगा, और दूसरा है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ये दो वर्ड और मैं यहां पर अभी इसके साथ ही कवर करता हूं। तो इस एग्जाम्पल को ले लेता हूं, कोई भी एक एग्जाम्पल को। इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, जैसे इसी के लिए बात करूं तो SO3 का फॉर्मल चार्ज क्या है? चार्ज कितना है बच्चों? 2 यूनिट चार्ज है। अब देख लो, कहीं पर भी देख लो, 2 यूनिट चार्ज है, और वो रोटेट हो रहा है 3 एटम्स के बीच में। 2 यूनिट चार्ज है, 3 एटम्स के बीच में रोटेट हो रहा है। तो चार्ज है माइनस का 2, डिवाइडेड हो गया, मतलब रोटेट हो रहा है 3 एटम्स के बीच में। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? तो आंसर इसका फॉर्मल चार्ज हो गया माइनस का 2/3। क्लियर हो गया? चलूं आगे। दूसरा है कि बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें? कहीं भी देखो, सब में एक ही बात होती है, मैंने ये पहले ही लिखवाया है कि टोटल बॉन्ड सेम रहते हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं बच्चों? तो टोटल बॉन्ड है यहां पर आपका, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। 4 बॉन्ड है, और डिवाइड कितने एटम्स के बीच में रोटेट हो रहे हैं? 3 के बीच में। ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। रिपीट कर देता हूं एक बार दोबारा से। फॉर्मल चार्ज मतलब चार्ज, आपको पता चार्ज कितना है? -2। कितनों के बीच में रोटेट हो रहा है? तो यहां स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आएगा अपने तरीके से, अपने ट्रिक से। -2 चार्ज है, सेंट्रल एटम को इग्नोर करो, साइड वाले 3 एटम्स में रोटेट हो रहा है, तो फॉर्मल चार्ज हो गया 2/3। पर एटम कितना है? टोटल 2 यूनिट चार्ज है, तीनों के हिस्से में कितना आएगा? तो 2/3 एवरेज। बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्ड, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। फॉर्मल चार्ज तो आप देखते भी कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस होएगी तो। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आपका? 4/3। कैसे? तो स्ट्रक्चर बनाओ। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। डिवाइडेड बाय कितनों में है? तो आंसर है 3 में। खत्म।
बोलो। इससे पहले के दो एग्जाम्पल्स और गए हैं, कार्बोनेट का फॉर्मल चार्ज बोलो, बॉन्ड ऑर्डर बोलो। दूसरा मैंने दिया था आपको नाइट्रेट, उसका फॉर्मल चार्ज बोलो और बॉन्ड ऑर्डर बोलो। सल्फाइड का तो यहां दे ही दिया है मैंने। अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने को, NO2 माइनस का करो और NO2 प्लस का पूरा डिटेल भी करो, डिटेल भी करना है इन दोनों का, और फॉर्मल चार्ज वगैरह भी बताओ। क्लियर हो गया सबको? ये कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, करते जाओ। SO4 माइनस 2, लिखो मत, मैं चेक कर दूंगा, आप तो करते रहो। स्क्रीन पे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाता है फालतू ही। ये लो N3 माइनस, इसका रेजोनेंस डिटेल बनाओ अभी, इसका करो। NO2 प्लस का करो अभी डिटेल रेजोनेंस, और एक CO2 का करो। ये तीन डिटेल करके दिखाओ अभी मेरे को। बाकी तो फिर जो भी बचेंगे वो घर पे आप आराम से कर सकते हो। NCERT के अंदर बाहर किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, चुटकियों में ना हो तो बोलना। होमवर्क लिख दूं तो होमवर्क में यहां लिख देता हूं, NO2 माइनस SO4 माइनस 2, ये होमवर्क है। PO4 माइनस 3, ClO3 माइनस ClO4 माइनस। ये 5-6 एग्जाम्पल मैंने घर के लिए आपको दे दिए, ठीक है ना। इनका सबका पूरा डिटेल करना है, सबका फॉर्मल चार्ज हर चीज निकालनी है, मींस रेजोनेंस विद फॉर्मल चार्ज एज वेल एज बॉन्ड ऑर्डर, ये हम देख रहे हैं। रिपीट करता हूं, जो भी हम रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं उसका रेजोनेंस तो करना ही है, उसका फॉर्मल चार्ज भी निकालना है और बॉन्ड ऑर्डर भी करना है। क्लियर हो गया? ये बार बार नहीं बोलूंगा। चलो यहां पर देखें हम लोग, तो इसका क्या है, माइनस का 2/3 और इसका क्या है 4/3। NO3 में क्या है, माइनस का 1/3 और इसमें 5/3। ये हम पढ़ चुके थे, उन एग्जाम्पल्स को मैंने यहां फटाफट ले लिया। बाकी का काम जब करोगे तब आप कर सकते हो। यहां पर क्या है, माइनस का हाफ, बॉन्ड कितने होंगे, तो आंसर है 3/2। आंसर ये रहा। ठीक है, तो करके देखना एक बार, चालू करो। एक दो एग्जाम्पल्स को करेंगे और क्लियर होएगा। 1-2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करो। NO3 में बॉन्ड ऑर्डर, NO3 नेगेटिव में, नहीं 5 आएगा ना बेटा। NO3 ये था हमारा स्ट्रक्चर, ये NO3 है, ठीक है ना, तो सही है वहां 5/3। चेक कर लो, डाउट है तो बोलो अंकित।
चलो देखते हैं जितना किया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है N3 माइनस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब देखें यहां पर तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो एक नाइट्रोजन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, सेंट्रल वाले के 3 बॉन्ड बना दिए। क्लियर? ये कहेगा भैया अभी मेरा तो कोटा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। क्लियर? ये कहेगा कि मेरा कोटा भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब क्या करें? अगर मैं एक तरफ ऐसा कर दूंगा तो ये प्लस हो गया, तो ये -2। स्ट्रक्चर बनाना इसका बहुत अच्छा गेम है। पहला पॉइंट। ओवरऑल नेगेटिव आएगा, चेक करो, इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। बहुत अच्छा केस है ये, मतलब टफ लेवल का आप लोगों के बस का है कि नहीं मुझे नहीं पता। नाइट्रोजन के पास 5 की जगह 4 हो गए। ये देखो पहला चार्ज देख लो, आप इसको समझो, पहला इसका चार्ज देख लो, एक ऑप्शन है। ठीक है, अब मान लो ऐसी स्ट्रक्चर है तो गाना क्या गाएंगे? लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। कुछ भी हो, आपको मारे पीटे, उल्टा लटका के पीटे, कुछ भी करें, अपना गाना हर जगह लगेगा। क्लियर है कि नहीं? कभी ये अपने, यही तो ट्रिक है अपने, कि दुनिया भर में कहीं भी लगेंगे ऐसे। क्लियर? तो आप ये मत सोचना सर इसमें क्या करूं। तो लॉन पेयर से पाई बॉन्ड से लॉन पेयर, काम खत्म। मान लो ये एक स्ट्रक्चर बनाई, तो अगले केस में स्ट्रक्चर कैसी बन गई? काम खत्म। ये देखो कहां क्या चार्ज आएगा वो देख लेना। तो यहां देखो, यहां पर अभी कितना चार्ज है? 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 5 लेकिन हो गए 6। यहां कितने हैं? 6। यहां क्या है? पॉजिटिव। तो ये ही छोटी छोटी चीजें जो आपको फिट होनी चाहिए माइंड में। जल्दी बोलो। ठीक है, और कोई ऑप्शन? हाँ, एक और ऑप्शन है। क्या? कि बाद में अगले केस में क्या होगा? लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। तो अगला एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं इसका। क्या कहते हैं? लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, एक मिनट, उधर तो कर चुके हैं ना अपन। लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। मतलब उसी स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया, ये कह सकते हो आप। बट कभी नेगेटिव इधर था तो कभी उधर वाले पे चला गया। देख रहे हो आप? ये 3 स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं इसकी। सबसे प्रॉपर स्ट्रक्चर इसकी ये वाली है। क्यों? वो भी मैं समझाऊंगा अभी। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से कमेंट देना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कमेंट दो जल्दी से भाई, और अगला एग्जाम्पल करो फटाफट। सबको चलो मजा आ गया, वेरी गुड। ये होता है, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ जब भी पढ़ो ना, तो आप एक बात ये ध्यान रखा करो। आपकी आदत होती है ना, कई टीचर का अपना अपना है, कोई स्टार्टिंग में सब ज्ञान देने के चक्कर में उलझा देता है। मैं ये कि एक एक स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो। अब आप इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आप किसी भी लेवल का किसी भी बुक से रेजोनेंस कर लेना। एक ही वर्ड ध्यान रखना, ऑल्टरनेट हो, गाना लग रहा है, भाड़ में जाओ, खत्म। एडवांस लेवल का रेजोनेंस भी ये 5 एग्जाम्पल के बाद आप खुद देखोगे, बोले सर समझ में आ गया। ऑर्गेनिक वाले मत करना, अभी टच नहीं किए मैंने। इनऑर्गेनिक के ये करो, इसको करो।
चलो भाई, ये वाला देखो, NO2 माइनस NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस है तो क्या होगा, तो ये एक स्ट्रक्चर है इसकी, इलेक्ट्रॉन बनाओ, कहाँ चार्ज आएगा कहाँ नहीं आएगा देख लो, कहीं नहीं आ रहा है। गाना गाओ, कई बार होता है ना, ऐसा नहीं कि ये पहले यही बनानी है आपको, अगर और कोई समझ में आ रही है तो पहले वो बना दो, घूम फिर के वहीं आएगा। अगर स्ट्रक्चर सही है तो सारी आपस में बदलती तो रहती है, किसी ने हो सकता पहले ये बनाई तो बाद में ये बनी, ये बनी तो वो भी बनेगी। यहां क्या हुआ, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर, तो क्या हो गया, चेक करो इलेक्ट्रॉन गिन गिना के आपका हालचाल क्या है। फाइव इलेक्ट्रॉन रह गए तो पॉजिटिव आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे 5 की जगह, तो यहां भी पॉजिटिव है, और यहां 6 और एक 7 हो गया तो यहां नेगेटिव है। बोलो आ गया समझ में? तो ओवरऑल क्या हो गया, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, रिजल्ट सिंपल मैथ्स लगा डालो। उल्टा भी तो हो सकता है कि यहां से इधर की तरफ जाए एरो, उसके बजाय उल्टे आ जाए, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, एरो हटा रहा हूं अभी मैं, उल्टे एरो कर लो, इमेजिन करो अपने माइंड में, नहीं तो यहां समझाना मुश्किल हो जाएगा मेरे को दोनों, क्योंकि एक साइड कंफ्यूजन आएगा आपको। तो क्या किया हमने, यहां पर सिंगल मान लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे ले लूं जिससे भीड़ कम लगेगी आपको, ये आपका हो गया सबसे प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगेन यही है, लॉजिक समझा रहा हूं मैं, यही ये गोले कर रहा हूं, यही सबसे ज्यादा सही क्यों है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन है इन तीनों में भी, वो मैं समझाता हूं। क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद ये सब बातों को समझेंगे। CO2, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये छोटा बच्चा भी बताएगा। अब क्या होगा, 2 ऊपर और नीचे मींस लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, ये रहा। ऊपर जाए तो ऊपर भी वही है, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से लॉन पेयर, आया ना? बोलो, तो लॉन पेयर से पाई बॉन्ड, तो उल्टा कर दो, खुद बनाते रहो, अब इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी बनाना है, मैं डायरेक्ट यहां पर ये लिख रहा हूं, कैसे आया खुद जानो। बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो ये CO2 का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अगेन बीच वाली है इसमें, ये हो गया अपना पॉइंट। क्लियर है सबको? फटाफट जो भी स्ट्रक्चर समझाएं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट दो। ये होमवर्क में एक और डाल रहा हूं मैं यहां पर O3, ये भी कर लेना, NCERT में है, जल्दी से। यहां पर समझा देता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या बातें देखनी है? सबसे पहला है ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए, ऑक्टेट स्टेबिलिटी। दूसरा, चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए। तीसरा, चार्ज मिनिमम होना चाहिए।
चार्ज डेंसिटी के बाद चार्ज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा पॉइंट था, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया, चार्ज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 पॉइंट है हमारे पास। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स रखने। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। तो देखो जैसे अभी मैंने कहा ये सबसे ज्यादा स्टेबल है इनके कंपेयर में। कारण सीधा सा है कि यहां पर चार्ज फैल गया है, टोटल चार्ज तो उतना ही है, इसका पॉजिटिव है, लेकिन एक पर बहुत ज्यादा चार्ज आ गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। चार्ज बिना कारण कहीं ज्यादा और कहीं कम है तो वो भी गलत है। बिना कारण तो ये मोस्ट स्टेबल है। ये से पहले वाली को देख लो आप, इसमें ये या ये कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाली सबसे स्टेबल है। उसका कारण है सबका ऑक्टेट चेक करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत है तो। दूसरा, चार्ज डेंसिटी यहां नहीं है, यहां फालतू चार्ज आ गया, चार्ज अपने को नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। कई बार ऐसी कोई स्ट्रक्चर बने जिसमें एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सीधी सी बात है, जैसे शायद इससे पहले वाली मैं भूल गया कौन सी थी, जैसे यहां मान लो कोई एग्जांपल ऐसा होता, मान लो रेजोनेंस बनाया हमने, ये है, ये पॉजिटिव है चलेगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपने जोश में ये पॉजिटिव कर दिया है ना, और ये नेगेटिव कर दिया, तो पॉजिटिव इस पे शेर घास थोड़ी खाएगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अपने आप कम स्टेबल हो गई, क्योंकि चार्ज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। नाइट्रोजन की पावर ज्यादा है, कम है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जिससे आप कहीं भी स्टेबिलिटी वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। जैसे ये 2 एग्जांपल तो मैंने दिए ही आपको, इससे पहले वाला जो मैंने लिखा था उसमें आप देखो। तो कोई भी स्ट्रक्चर कभी भी बने, आपको स्टेबल देखना है कि नहीं देखना है, वहां से आप वेरीफाई कर लो, ठीक है। अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है, बट नया टॉपिक पढ़ने वाला कुछ है नहीं, पर लेसन ऑफिशियली आज खत्म हो गया है। बट फिर भी अब मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, किसी को कुछ भी पढ़ना हो तो आप आते ही नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे अपने कमेंट्स में लाइव चैट में लिख देना, सर ये टॉपिक, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करना, मेरे को टॉपिक लिख देना कि सर ये वाला टॉपिक करा दो, या इसका थोड़ा सा रिवीजन प्रैक्टिस जो कुछ भी है वो कर दो। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहला काम है डाउट्स लेंगे आपके। नेक्स्ट एपिसोड जब भी है, चाहे वो कल है या 1 साल बाद है, पहला काम है हम लोग डाउट्स लेंगे। अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे, वो टीएमएच के भी आपको बोले हैं मैंने, वो सारे डाउट भी करते रहो, तो कल से भी ला सकते हो। आपके पास डाउट नहीं होंगे तो इस साल के जो मैंने आपको टारगेट दिया था जेडबलई और निट के सारे क्वेश्चंस करवाने का, वो मैं आपको करवाऊंगा बैठा के स्क्रीन पे प्रैक्टिस, और प्रूव करूंगा कि देखो कितना इजीली हम लोगों ने किया हुआ है, आप खुद उछलोगे, ठीक है। तो ये अगली क्लास का टारगेट है। अभी 10 मिनट में इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी। चलो, पहला मैंने कहा ये एसिटिक एसिड है, इसमें रेजोनेंस करो करो। दूसरा है ये एसीटेट है, इसी का आयन, उसमें रेजोनेंस करो फटाफट। कहाँ नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है वो तुम जानो, मेरे को तो रेजोनेंस बनाओ, फिर मैं इसको और अच्छी तरह समझाता हूं, ठीक है।
चलो चेक करते हैं अपन लोग। पहले यहां इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, सॉरी उल्टा कर गया मैं, उधर नहीं आएगा, पहले पाई बॉन्ड है ना उधर, तो लॉन पेयर नीचे है तो नीचे से गाना गाएंगे, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड। हर चीज देखना, जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये बन गया। यहां देखो पहले इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं आपको, गाना क्या गाएंगे, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, खत्म। हाँ या ना, तो देखो बोलो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बना रहे क्योंकि परफेक्ट नहीं बनता, तो छोड़ दो। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, कभी यहां पाई बॉन्ड है, कभी यहां पर लॉन पेयर है, काम खत्म। कोई डाउट है तो बोलो। ये हुआ हमारा ये वाला पॉइंट, क्लियर हो गया। अब एक दो बातें मैं यहां कर रहा हूं, मैंने कहा एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड हो या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक ही बात है, वो एग्जाम्पल है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है ना अपने खानदान का। ये एसिड होता है क्यों, एसिडिक इन नेचर है। आप कहोगे सर क्या मजाक करते हो, तो एसिडिक होगा, बोले सर H+ दे देता है इसलिए एसिडिक है, हाँ या ना, तो एसिडिक इन नेचर। तो यही तो क्वेश्चन है कि वो H+ ही क्यों देता है, OH दे देना, ये OH क्यों नहीं दे देता, समझ में आया। तो उसका लॉजिक है बिकॉज ऑफ पहला मतलब इट आफ्टर लूजिंग इट कैन लूज, या यो देखो बिकॉज ऑफ, पहला है ये, ऐसे समझा दूं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। बिकॉज, अब देखते हैं पहला पॉइंट, देखो यहां पर मैंने ट्रैक बदल दिया थोड़ा सा, रेजोनेंस इन एसिटेट आयन इज मोर इफेक्टिव या पावरफुल देन एसिटिक एसिड। किसमें रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है, तो आंसर है एसिटिक एसिड में रेजोनेंस कम पावरफुल है, क्योंकि वहां देखो सिमेट्री नहीं है प्रॉपर, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला, ज्यादा पावरफुल को आपने पॉजिटिव कर दिया, गलत बात है ना, तो वो उतना अच्छा नहीं है। यहां पर क्या है, रेजोनेंस इसमें ज्यादा अच्छा है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो चार्ज सिमेट्री आ रही है, दोनों साइड एक जैसा, यहाँ कहीं डबल है, कहीं सिंगल है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है। तो रेजोनेंस इन एसिटेट आयन इज मोर इफेक्टिव देन एसिड। एसिटेट की जगह एसिड में रेजोनेंस, सॉरी एसिटेट आयन में रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है एसिड के कंपेयर में। सो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कन्वर्ट इनटू एसिटेट आयन आफ्टर लूजिंग H+। तो ये क्या होगा, एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है H+ लूज करने के बाद। ये इसका मेन पॉइंट है। आ गया समझ में कि नहीं, बोलो, पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये तो बच्चों वाली बात ही, H+ क्यों लूज करता है, उसका मेन लॉजिक यही है।
कि कौन ज्यादा स्टेबल है, किस में रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा एक और लॉजिक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया शेर पे, सीधी सी बात है ना, ऑक्सीजन पावरफुल है, पॉजिटिव की आदत नहीं है उसको, वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, और यहां उसको मजबूरी में पॉजिटिव आ गया, तो क्या करेगा वो? कहीं ना कहीं से पॉजिटिव डेंसिटी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराएगा। तो एक ही ऑप्शन है, इस बच्चे को साइड में ले जाके मारेगा, पीटेगा, उसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। एसिटिक एसिड ड्यू टू रेजोनेंस, ऐसा लिखता हूं, दो लॉजिक है इसके। तो ड्यू टू रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा? ठीक है ना। सो इट वांट टू फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स, so it gain electrons from H plus, from hydrogen, from H plus, या हाइड्रोजन लिखो and lose H plus। H plus दिया, because of that क्या हो गया? ये एसिड हो गया, इसने H plus दे दिया, इसके कारण ये क्या हो गया? एसिड की तरह बिहेव करेगा। दो लॉजिक लिखे, जरा भी डाउट है तो बोलो। इधर रेजोनेंस दिया, दोनों का रेजोनेंस के बाद प्रूव किया कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में, और बिकॉज ऑफ दैट ये यहां से अपना H प्लस लूज करके इधर कन्वर्ट हो जाता है, यहां से अपना H प्लस लूज करके उधर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको प्रूव किया कि एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड नेचर क्यों शो करते हैं। तो ये भी रेजोनेंस की मेहरबानी है। यहां तक देखो, फटाफट कमेंट दो। ठीक है, एक और बात हम लोग करते हैं, फिर आज की क्लास और आज का एपिसोड खत्म कर रहे हैं। अगला जो एपिसोड होगा मेरा JEE नीट का डाउट सेशन चलेगा, उसमें मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है ना। तो हम लोग एकदम हेलमेट पहन के बैठना। तो यहां पर एक काम की बात हम लोग कर रहे हैं, रेजोनेंस में एक चीज आपने देखी, रेजोनेंस क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी मेंटेन कराने के लिए। अभी यहां था, कभी यहां देखो सिंगल बॉन्ड था, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, फिर बाद में कभी हो गया सिंगल बॉन्ड, कभी डबल। हमें पता है ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और फाइनल आंसर क्या होता है? ना सिंगल है ना डबल है, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन हो गई। यही तो बात मैंने लिखी थी, रेजोनेंस क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। बॉन्ड एनर्जी में ये बात लिखी थी। दूसरा बॉन्ड लेंथ में भी मैंने एक पॉइंट लिखा था, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की कम होती है और डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है। वो भी समझ में आ गया। अब कोई डाउट है किसी को तो फटाफट कमेंट दो, अदरवाइज आज के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं। अगली क्लास में बिल्कुल नए जोश के साथ मिलेंगे। अब 2 एपिसोड ये मान के चलो आपके डाउट्स चलेंगे, पहला JEE नीट के डाउट चलेंगे, साथ में जो अब तक पढ़े हैं उनके असाइनमेंट्स के डाउट्स आपको खत्म करने हैं, ठीक है। तब अगला लेसन चालू करूंगा, तो एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर तक अभी प्रैक्टिस चलेगा, जो भी आज तक हमने पढ़ा उस सब का लेवल अपडेट करने का काम होगा। प्रैक्टिस हमने पहले भी की है, बट अब तक पूरी एक यूनिट इनऑर्गेनिक की बाइंड अप कर ली है, तो अब मजा आएगा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने का। क्लियर हो गया? और एक बच्चे ने पहले क्लास चल रहा था, हाँ अभी भी दोबारा मयंक को चैन नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो पहले भी लिखा था अभी भी लिख रहा है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप बताओ, कौन सा पढ़ना है? जो आप कहोगे वो पढ़ा दूंगा। कौन सा नीड है? बिकॉज सिलेबस तो अपना बहुत ज्यादा है, स्कूल से तो बहुत आगे चल रहा है, अजय सर और मैं दोनों पढ़ा रहे हैं ना, तो आप कहोगे जो पढ़ा दूंगा। अदरवाइज अभी 2-4 लेक्चर तक तो मेरा लेवल बढ़ाने का काम है। बेसिक कंसेप्ट और रेडॉक्स की एक यूनिट कराई थी, उसको एडवांस लेवल पे कराने का प्लान है, सिलेबस आगे कराने के बजाय। तो अभी मेरा प्लान तो ये है, बट आपको अगर नीड है कोई तो स्पेशल
फरमाइशी प्रोग्राम चालू कर देते हैं, जल्दी कमेंट दो। ठीक है, नीड कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग ये मान लो कि आने वाले 5-7 लेक्चर तक अपना लेवल अपडेट करेंगे, एक एक लेवल, एक एक लेसन को एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस करा के खत्म करूंगा। पढ़ाया है मैंने, प्रैक्टिस कराई भी है, बट और ज्यादा सुपर एडवांस लेवल तक की हम लोग प्रैक्टिस वगैरह का काम चालू करेंगे। उसके बाद शायद देखता हूं, मेरे हिसाब से मेरे को थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज फर्स्ट बुक में सारे लेसन हो चुके हैं, अजय सर ने करा दिए बाकी के सारे लेसन, तो फर्स्ट बुक में केवल थर्मो बच रहा है। सेकंड बुक में अजय सर ऑर्गेनिक करा रहे हैं, तो मैं फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन 3 लेसन है वो कराऊंगा। ठीक है, चलो।